हाँ जी, क्लास 12 वालों पहुंच गए हो डे 10 पर। डे 10 वो आखिरी मौका और मेरे को बहुत प्राउड हो रहा है। कोई तुम्हें कुछ भी बोले याद रखना, संयम सर को तुम पे बहुत प्राउड है कि तुम यहां तक पहुंचे हो। ठीक है, तुम अपनी मेहनत कर रहे हो। देखो, मैं एक ही चीज चाहता हूं मेरे बच्चों से कि आप मेहनत करो। रिजल्ट आए ना फर्क नहीं पड़ता। आपने पूरी की पूरी ये सीरीज कवर करी है, तो मैं तुम पे सबसे ज्यादा प्राउड करता हूं। चाहे जिसके नंबर 50% आए, चाहे 90% आए, मेरे लिए तुम दोनों सेम हो, अगर तुम यहां तक एक साथ पहुंचे हो तो। याद रखना इस बात को कि संयम सर बिलीव इन यू, मुझे तुम पे भरोसा है। अब क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाओ, जल्दी से लिखो अपना नाम, जल्दी से लिखो डे, जल्दी से लिखो आई विल विन, आई एम गोइंग टू विन, तुम जीतने वाले हो। डे 10 पे स्वागत है आप लोगों का। डे 10 पे आज हम करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का वन शॉट। और आज के लेक्चर में पार्टनरशिप का दी एंड हो जाएगा। आखिरी 10 दिन में हम करेंगे बुक 2 और बुक 3। ठीक है जी। इसके बाद जो अगला वन शॉट आएगा वो मैसिव वन शॉट होगा, क्योंकि वो इशू ऑफ शेयर्स का वन शॉट होगा। मैसिव का मतलब समझते हो, एकदम धमाकेदार। 16-17 नंबर उसी एक लेक्चर में अच्छे से कवर हो जाएंगे। लेकिन पहले आज की बात करते हैं, क्योंकि 6 नंबर तो आज का लेक्चर भी रखता है भाई, है ना। डिसोल्यूशन का मेरे साथ तो ऐसा, मेरे लेक्चर में तुम इशू शेयर्स के बारे में बात करते हो, गलत बात है। तो आज करना है हमें क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बहुत अच्छे से कवर करेंगे, एक एक चीज को अच्छे से सीखेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल सब कुछ आज की क्लास में हम कवर करेंगे, चिंता मत करना बिल्कुल भी। नोटबुक पेन खोल लो जल्दी से, अटेंडेंस लगा दो अगर नहीं लगाई है तो। आइए जल्दी से शुरू करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी थ्योरी की। देखो, इसकी थ्योरी का एक आधा एमसीक्यू जरूर आता है, तो जल्दी से मैं आपको चीजें समझाता चला जाऊंगा। और इस पीपीटी में सब कुछ रिटर्न भी है, और पीपीटी हमारी टेलीग्राम चैनल पे आ जाती है, सेम डे की रात तक आपको सारी की सारी पीपीटीज मिल जाती हैं। तो वहां से एक बार रीड आउट जरूर कर लेना। सबसे पहली चीज हमें समझनी है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है। देखो, डिसोल्यूशन का मतलब होता है चीज का खत्म हो जाना। व्हेन आई से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मैं कहना ये चाहता हूं कि भैया पार्टनरशिप खत्म हो गई है। पार्टनरशिप खत्म हो गई है मतलब पार्टनरशिप डीड खत्म हो गई है, मतलब वो अग्रीमेंट जो है वो नल एंड वॉइड हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस भी बंद हो गया। लेकिन अगर मैं कहता हूं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो पार्टनरशिप फर्म है, जो बिजनेस चल रहा है, वो भी बंद हो गया है। तो जब हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, कि बिजनेस बिजनेस कंटिन्यूड है, बिजनेस अभी चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ अग्रीमेंट जो है पार्टनरशिप्स के पार्टनर्स के बीच में, वो एंड हुआ है। समझ में मेरी बात। इसका एक और नाम भी होता है, दैट इज रिकंस्टिट्यूशन। इसे आप क्या बोलते हो, रिकंस्टिट्यूशन। की मतलब कि बिजनेस चल रहा है, जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है वो बंद हो, खत्म हो गया, और उसकी जगह एक और बन जाए। तो रिकंस्टिट्यूशन में दो चीजें आती हैं, कि पहले वाला पार्टनरशिप अग्रीमेंट खत्म हो जाए और नया बन जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, कि पार्टनरशिप के बीच में जो अग्रीमेंट्स है वो खत्म हो गए, पार्टनरशिप खत्म हो गई, लेकिन बिजनेस चल रहा है। क्या लिखा, this happens when the relationship between partners changes but firm continues to exist। firm चलती रहती है। इसके एग्जांपल्स जैसे चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, कि दिस मींस क्लोजर ऑफ द एंटायर बिजनेस ऑफ द फर्म। इसका मतलब होता है कि जो मेरा पूरे का पूरा बिजनेस है वही बंद हो रहा है। ठीक है, बेसिक मीनिंग क्लैरिटी आई आपकी। चलो आगे आता है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। किस किस तरीके से आप अपनी फर्म को बंद कर सकते हो, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उनके, आपको मोड्स की हेडिंग्स जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहला आता है बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, मतलब कि फर्म के पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि चलो जी इस फर्म को बंद कर देते हैं, इस बिजनेस को बंद कर देते हैं। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कुछ रीजंस होते हैं कि आपको कंपल्सरीली अपनी फर्म को खत्म करना ही पड़ता है, बंद ही करना पड़ता है। जैसे कि मैंने रीजन लिखा, when all the partners or all the partners except one become insolvent। कि जैसे तीन पार्टनर है, ए बी और सी, तीनों ही इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि इनकी पर्सनल जो लाइबिलिटीज है वो एसेट से ज्यादा हो गई, कि मतलब इनके ऊपर इतनी ज्यादा कर्जा बढ़ गया कि ये चुका ही नहीं सकते, ये इंसॉल्वेंट हो जाए। या एक के अलावा बाकी सब, या क्या कहा उसने, ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन, एक के अलावा बाकी सब इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उसे आप क्या बोलते हो, कब तब आपको कंपल्सरी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। बाय नोटिस,
कहता है अगर पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि जब भी जो पार्टनर चाहे मर्जी से क्या कह सकता है कि इस बिजनेस को बंद कर दिया जाए, तो अगर वो है तब नोटिस दे देगा कोई पार्टनर, तब बंद करनी पड़ेगी। ऑन हैपनिंग ऑन एन इवेंट, कहते हैं इनमें से कोई एक आधा इवेंट हैपन हो जाए तब, जैसे कि पहला तो कहते हैं कि एक्सपायरी ऑफ टर्म, कि कुछ पार्टनरशिप्स होती हैं जैसे कि हम 5 साल तक ये बिजनेस चलाएंगे, 5 साल के लिए ही पार्टनरशिप करी। जैसे मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला सड़क बनाने का, मैंने अब तक भाईवाली कर ली, तो हमने होता है कि भैया 5 साल में प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, तो जैसे ही 5 साल खत्म होंगे प्रोजेक्ट पूरा होगा और मेरी फर्म भी खत्म हो जाएगी, एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। अगला आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए और पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में प्रोवाइड ना बताया गया हो कि कैसे आपको कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी, तो ऑटोमेटिकली फर्म भी बंद हो जाती है। और एडजुडिकेशन की मतलब अगर कोर्ट बोल दे कि भैया पार्टनर इंसॉल्वेंट है, तब भी आपको फर्म बंद करनी पड़ती है। फिर आता है कोर्ट, कोर्ट किस किस वजह से बोल सकता है, कोर्ट के बहुत सारी वजह हो सकती हैं, कुछ एक मैंने लिस्ट कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वजह होती है, इसके अलावा कुछ भी रीजन अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट बोल सकती है कि इस पार्टनरशिप फर्म का कोई औचित्य नहीं है, इसको बंद कर दिया जाए। मेजर मेजर रीजन हो सकते हैं कि जैसे कोई इलीगल बिजनेस हो, कोई पार्टनर्स अनसाउंड माइंड के हो, या फिर कोई उनके बीच में क्या कहते हैं इंसॉल्वेंट हो जाए, तब भी कोर्ट ही डिसीजन देता है। बाकी रीड कर लेना, इतना तो मेरे को भी नहीं आता। तो क्या कहा कि पार्टनर अनसाउंड माइंड का बन जाए, है ना, कि कोई बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, कि कोई पार्टनर इनकैपेबल हो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, कि ही इज नॉट इन द कंडीशन, इसके अंदर इंसॉल्वेंसी वाला केस ही आ जाता है। फिर आता है कोई मिस गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, जिससे कुछ अफेक्ट हो बिजनेस को, गलत इफेक्ट पड़े, कि वो कुछ मिसकंडक्ट कर रहा है जान के कोई पार्टनर। अरे भाई इसमें अनलॉफुल क्यों नहीं है, अनलॉफुल वाला भी आता है कि कोई बिजनेस अनलॉफुल, वो तो बहुत बेसिक होता है कि अनलॉफुल बन गया अगर कोई बिजनेस, तो कोर्ट कहेगा बंद कर इसको, है ना, मैं पार्टनरशिप करके चोरी चकारी थोड़ी कर सकता हूँ। फिर आता है बिजनेस ऑफ द फर्म लॉस के अलावा चल ही नहीं सकता, ये सारे वो रीजंस होते हैं कि देखो कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंटली, बार बार ब्रीच हो रहा है, या फिर कहते हैं कि कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जस्टिफाइड, कोर्ट को किसी भी रीजन की वजह से लग जाएगी करना जरूरी है, या कोर्ट को लगे कि ये जो बिजनेस है दैट कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट लॉस, कि लॉस के अलावा किसी और वजह से बिजनेस कंटिन्यू हो ही नहीं सकता। तो इन सभी वजहों से क्या होता है, कोर्ट का डिसीजन आ जाता है और कोर्ट कहती है कि ये सभी में से कोई भी रीजन है तो हम क्या करेंगे, फर्म को बंद कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एज इट इज याद नहीं रखनी है। ठीक है, एमसीक्यू आ जाता है कई बार इनपे से कि ये किसका है, तो वो कोर्ट का है, ऐसे आपको लिखना होता है, तो अंदाजा होना चाहिए कि कौन सी चीज कोर्ट में आती है, कौन सी नहीं आती। चलो अब थोड़ी काम की बातें करते हैं कि अकाउंटिंग कैसे होती है। अकाउंटिंग करने से पहले हम सीखते हैं ट्रीटमेंट्स। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना यार, कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब आप बिजनेस बंद कर रहे हो। कोई भी बिजनेस बंद करना होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस बिजनेस की जितनी भी एसेट्स है वो सारी बेचनी पड़ेंगी, जितनी भी लाइबिलिटीज है वो सारी पे करनी पड़ेंगी, कोई भी लॉसेस है तो उनको पे करने पड़ेंगे, कोई भी प्रॉफिट्स है तो मालिकों को दे दोगे, ये सारे काम करोगे। तो बेसिकली मुझे जब पूरा बिजनेस बंद करना है तो व्हाट आई विल हैव टू डू इज कि मुझे सारी की सारी एसेट्स एंड सारी की सारी लाइबिलिटीज को खत्म करना होगा। अब किस तरीके से किया जाए, कि मान लो मेरे पास पैसा है तो मैं किसको पहले पे करूं, किसको बाद में पे करूं, तो उसके लिए मुझे कुछ प्रोविजंस दिए हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने, उनको हम पहले डिस्कस करते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने मुझे क्या बोला, दो चीजों के बारे में मुझे बताया। पहली चीज उन्होंने बताई कि ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, कि भैया लॉस का ट्रीटमेंट कैसे करना है, कि जब आप फर्म, एक लॉस है फर्म में और आप फिर फर्म को बंद कर रहे हो, तो उन लॉसेस को कैसे ट्रीट करना है। तो देखो जो लॉसेस होंगे उनको आपको पे करना पड़ेगा, तो आप लॉसेस को कैसे पे करोगे। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस में आप लिखते हो लॉसेस आर पेड, लॉसेस को पे करोगे आप, कैसे पे करोगे, फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स, अगर कुछ प्रॉफिट्स के बैलेंसेस है तो वहां से पे कर दो। फिर सेकंड आउट ऑफ कैपिटल्स, कि कोई कैपिटल के पार्टनर्स के कैपिटल्स के पैसे हैं तो आप वहां से पे कर दो। और थर्ड पार्टनर्स विल ब्रिंग, थर्ड क्या है, पार्टनर्स उतना पैसा लेकर आएंगे घर से भैया इन पीएसआर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि कोई भी अगर लॉसेस है तो पहले कहां से देंगे, प्रॉफिट्स में से, फिर नहीं पूरे पड़े तो मालिकों ने जो कैपिटल लगा रखी है उसमें से, फिर भी पूरा नहीं पड़ा तो मालिक घर से लेकर आएंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो इस तरीके से कोई भी लॉसेस होंगे उनको पे करना पड़ेगा। जितना मैं अभी लिख पा रहा हूं यहां से एक एमसीक्यू आपके पास आता है
फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, कहता है एसेट्स को कैसे अप्लाई करो, जो तुमने एसेट्स बेची बिजनेस की, उसमें जो पैसा आया वो पैसा किस किस को मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, क्या सीक्वेंस रहेगी। तो देखो जो भी पैसा आता है, जो भी पैसा आता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, नंबर 1 पे टू थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, थर्ड पार्टी बोलूं या आउटसाइड, जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं उनकी पेमेंट पहले की जाएगी, उनको पहले आप पैसे दे दोगे और उनकी छुट्टी करोगे। अगर उसके बाद बच जाए, अगर नहीं बचे तो फिर कहानी खत्म। अगर फिर भी पैसे बच गए, मैंने सारी एसेट्स बेची, 15 लाख की एसेट्स थी वो बेच दी, फिर मैंने आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे कर दिया, फिर भी पैसे बच गए, तो आप क्या करोगे, पे टू लोन ऑफ पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स ने लोन दे रखा है तो पार्टनर्स के लोन को आप पे बैक कर दोगे। फिर भी पैसे बच गए तो आप क्या करोगे, पे टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स की पे कर दोगे, कि उन्होंने जो कैपिटल लगाई थी वो पेमेंट करोगे। फिर भी बच गया तो क्या करोगे, पे टू पार्टनर्स, पे टू पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को बांट देंगे बेटा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक नंबर का एमसीक्यू आपको यहां से देखने को मिलता ही मिलता है कि एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट करोगे, दूसरे नंबर पे पार्टनर्स ने जो लोन दे रखा है उनकी पेमेंट करोगे, तीसरे नंबर पे जो पार्टनर के कैपिटल का बैलेंसेस है उनको पे करोगे, और चौथे नंबर पे फिर भी पैसा बच गया तो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दोगे। क्लियर हुई कहानी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड पर्सनल डेट। ये कुछ खास टॉपिक नहीं होता। देखो फर्म डेट का मतलब समझा देता हूं मैं आपको। फर्म डेट का मतलब होता है जो फर्म के डेट है, और पर्सनल डेट का मतलब होता है जो मालिकों के पर्सनल डेट है। ठीक है, फर्म के डेट की पेमेंट कैसे होती है, आपसे पूछ ले कि फर्म के डेट की पेमेंट कैसे होती है, आप कहोगे फर्स्ट आउट ऑफ फर्म्स एसेट, कि भैया फर्म है, मेरा बिजनेस है, तो बिजनेस की पेमेंट कहां से करेंगे हम, बिजनेस की एसेट्स में से। लेकिन उसके बाद आफ्टर दिस अगर बच जाए कुछ तो फिर पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर, पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर, पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर से आप पेमेंट करोगे कि पार्टनर अपनी से पर्सनल एसेट बेचे, लेकिन वो बिजनेस की पेमेंट करेगा। लेकिन पर्सनल डेट्स जो होते हैं, पर्सनल डेट्स जो होते हैं, दे आर पेड आउट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी ओनली, पर्सनल एसेट्स में। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कि मान लो कोई एक मालिक है, 6 पार्टनर है, एक मालिक को कुछ पेमेंट्स करनी है तो वो कहेगा कि फर्म चल तू पे कर। फर्म क्यों करेगी, फर्म क्यों पे करेगी, तो वो खुद के ही करने पड़ेगी। लेकिन कोई फर्म का डेट है, फर्म नहीं कर पा रही पे, तो फिर मालिकों को आना पड़ेगा और उनको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है आपको। आगे आता है अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन। अब अकाउंटिंग कैसे करते हैं, पहले मैंने आपको सिखाया कि ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं, कि लॉसेस हो तो कैसे दिए जाएंगे। फिर मैंने आपको सिखाया कि एसेट जब बेचोगे तो उनका पैसा कैसे कैसे अप्लाई होगा। अब मैं आपको सिखा रहा हूं अकाउंटिंग क्या होगी। अब बहुत कॉमन सेंस की बात है यार, एक बात बता मुझे कि जब बिजनेस बंद करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, जब मुझे बिजनेस बंद करना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा, जब मुझे बिजनेस बंद करना है तो मुझे सारी की सारी एसेट्स बेचनी पड़ेंगी, सारी की सारी लायबिलिटीज पे करनी पड़ेंगी, मालिकों का लोन पे करना पड़ेगा, मालिकों की कैपिटल्स पे करनी पड़ेगी, ये सारे काम तो करने हैं। तो क्या क्या अकाउंटिंग करते हैं, देखो मेरा पर्पस है कि मेरा बिजनेस जो भी है उसकी हर चीज को खत्म कर दूं। उसके अंदर जो भी चीजें होती है दिखती कहां है, वो बैलेंस शीट में दिखती है कि नहीं, कि जो मेरे बिजनेस की बैलेंस शीट है उसमें तो पता चलता है कि बिजनेस के पास क्या क्या है, कौन कौन सी एसेट है, कौन कौन सी लाइबिलिटी है। तो मेरा फर्ज बनता है कि सारी की सारी एसेट, सारी की सारी लाइबिलिटीज को खत्म कर दूं। तो उन सबको खत्म कैसे किया जाता है, क्या क्या खातों की नीड होती है, तो देखो सबसे पहला अकाउंट आपको चाहिए होता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या चाहिए होता है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, देखो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आप सारी की सारी एसेट्स को बेचते हो और सारी की सारी लाइबिलिटीज को पे करते हो। तो मतलब एसेट्स को बेचोगे, पैसा आएगा, उस पैसे से आप सारी की सारी लाइबिलिटीज पे करते हो। तो पहला अकाउंट कौन सा है आपका, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरे नंबर पे मैंने आपको कहा आपको पार्टनर्स के लोन की भी रीपेमेंट करनी होती है, तो आप क्या बनाओगे अगला, पार्टनर्स लोन अकाउंट। मैंने कहा पार्टनर्स की कैपिटल भी पे करनी होती है, तो क्या बनाओगे, पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा सारा कुछ खरीदना बेचना होता है भैया, ये खरीदने बेचने के लिए सबसे जरूरी खाता तो भूल ही गए। क्या भूल गए? कौन सा खाता है? दैट इज कैश एंड बैंक। तो बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम 4 खाते मेजरली पढ़ते हैं। द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। इन्हीं चारों के नाम आपको देखने को मिलेंगे इस पूरे चैप्टर की लगभग हर ट्रांजेक्शन में। तो इन चारों का मतलब समझ आया। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बन रहा है? सारी एसेट लायबिलिटीज को रियलाइज करने के लिए। लोन अकाउंट क्यों बन रहा है? पार्टनर्स का लोन लेन देन करने के लिए। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल में से पैसा लेना पड़ सकता है, पार्टनर्स को देना पड़ सकता है, उसके लिए कैश बैंक तो भैया बनाना ही पड़ेगा कि कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है, उसके लिए सारे खाते हम बनाते हैं। ठीक है जी। चलो अब आता है मेजर कॉन्सेप्ट, जहां से आपके पास क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। जो बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके पास 4 नंबर या 6 नंबर का, वो यहां से आता है। तो मैं आपको पहले तो सिखाता हूं कि हाउ टू ट्रांसफर एसेट्स। क्या मतलब है इस टॉपिक का? इस टॉपिक का मतलब ये है मेरी जान कि यार अपने को पता है कि जब बिजनेस बंद हो रहा है तो मुझे पूरी की पूरी बैलेंस शीट को खत्म करना है। जब मुझे पूरी की पूरी बैलेंस शीट को खत्म करना है तो उसकी सारी की सारी एसेट्स को कहीं भेजना होगा, उसकी सारी की सारी लाइबिलिटीज को कहीं भेजना होगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि सारी की सारी एसेट्स कहां जाती हैं, सारी की सारी लाइबिलिटीज कहां जाती हैं, वो सारा अब हम सीखेंगे। तो पूरी की पूरी एसेट साइड कहां जाती है, बहुत प्यारे प्यारे नोट्स बना लेना और नोट्स बना के मुझे टैग करना। मुझे इंस्टाग्राम पे आप स्टोरी लगा सकते हो, मतलब मुझे दिखाना है ना, मुझे दिखाना। चाहे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मुझे भेजो, चाहे मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भेजो, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोगों को मैसेज करना अलाउड नहीं है, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में भेज सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के मुझे मेंशन कर सकते हो, जो तुम्हारा दिल हो करना, लेकिन मुझे ये जरूर दिखाना जो भी मैं अब लिखने वाला हूं। तो हाउ टू ट्रांसफर एसेट सबसे पहले लिखते हैं। देखो एसेट साइड में बहुत सारी चीजें होती हैं। याद करो जब मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर्स पढ़ाए हैं 6-6 नंबर के क्वेश्चन, तो मैंने आपको बोला 3 एसेट्स का खास ध्यान रखना होता है। तीनों एसेट के नाम लिखो सबसे पहले। तो कौन कौन सी है वो 3? सर पहली है गुडविल, दूसरी है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, और तीसरी है एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड, अरे बोलो, मेरे कानों में आवाज आ जाती है तुम वहां से बोलते हो तो। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। शाबाश, ये 3 चीजें। पहले इन तीनों का ट्रीटमेंट सीखते हैं, फिर बाकी बताता हूं। इन तीनों का ध्यान रखना है आपको कि जो गुडविल होगी इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोला मैंने? ये ट्रांसफर की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने का मतलब ये होता है कि ये एसेट जो है, गुडविल जो है, वो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में चली जाएगी। सारी की सारी एसेट्स रियलाइजेशन की डेबिट में ही जाती हैं, उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम सीख रहे होंगे। सारी की सारी एसेट्स कहां जाती है रियलाइजेशन की? डेबिट साइड में। क्यों जाती है? क्योंकि बेटा एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, तो उनको रियलाइजेशन की डेबिट में ही भेजना पड़ेगा। तो ये कहां जाएगी गुडविल? ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड। समझ आई? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आप क्या करते हो? इसको आप राइट ऑफ करते हो, जो आपने पहले ट्रीटमेंट सीखा डिट्टो सेम। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इस एंट्री का मतलब क्या हुआ? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहां जा रहे हैं बेटा? पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में। समझ आई मेरी बात? है ना, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उनकी डेबिट साइड में ये चले जाएंगे। फिर आता है एक्यूमुलेटेड लॉस, इसको भी राइट ऑफ करोगे तो इसकी भी एंट्री क्या बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेसिकली ये भी कहा जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट में, पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। मेरी बात समझ आई? अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? 3 चीजें पढ़ी है सर। गुडविल रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में जाएंगी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राइट ऑफ होगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस राइट ऑफ होंगे। ठीक है, अब एक बॉक्स बना रहा हूं। डू नॉट ट्रांसफर, एसेट साइड की इन चीजों को आपने ट्रांसफर नहीं करना है। कौन कौन सी चीजें हैं? नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है कैश या बैंक बैलेंस।
दूसरे पे है पार्टनर का लोन अकाउंट, तीसरे पे है पार्टनर का करंट अकाउंट, जो कि रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। ठीक। कैश या बैंक पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स करंट अकाउंट, इन्हें ट्रांसफर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 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 मेरी जान, कैश बैंक का सेपरेट खाता बनता है, पार्टनर्स लोन का सेपरेट खाता बनता है, करंट अकाउंट का भी सेपरेट खाता बनता है। ये इनके सबके क्या बनते हैं? सेपरेट, अलग से खाते बनते हैं, इसीलिए इनको हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है। बाकी जितनी भी एसेट्स बची, बाकी जितनी भी एसेट्स बची, ऑल अदर एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड। जल्दी से बताइए, ये सारी कहानी समझ आई कि नहीं? एक एग्जाम्पल देखिए छोटा सा, ताकि ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। नंबर ना कटवा दो यहां से। मान लो मैं कहता हूं कि ये मेरी छोटी सी बैलेंस शीट है, और ये है इसकी एसेट साइड। ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर और गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये चार चीजें मुझे दी गई हैं। जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा, ये मैंने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बेटा, अकाउंट तो ऐसे ही होता है ना, अकाउंट तो ऐसा ही होता है। तो इनमें से कौन कौन सी चीज ट्रांसफर होगी, जल्दी बताइए। सर बिल्डिंग होगी, हाँ जी। फर्नीचर होगी, हाँ जी। गुडविल होगा, गुडविल से पूछो, होता है सर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? राइट ऑफ हो जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो यहां पर ट्रांसफर नहीं होंगे। तो तीन ही चीजें ट्रांसफर होंगी, और कहां पर होंगी? डेबिट साइड में। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में क्या करूंगा? मैं सबको लिखूंगा क्या क्या? टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर और टू गुड। क्लियर है बेटा? जल्दी बताइएगा। क्लियर है? जल्दी बताइएगा। इतना सा ही साफ सुथरे तरीके से आपको लिखना है। ये नहीं सिर्फ हाउ टू ट्रांसफर लाइबिलिटीज भी लिखना है, हाउ टू रियलाइज एसेट, हाउ टू रियलाइज लाइबिलिटीज भी लिखनी है। चारों चीजें लिखनी है, और इनके नोट्स आपने मुझे दिखाने हैं। यहां तक क्लियर हुई कहानी? ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो यहां पर आप, एक और पॉइंट लिख लो आप। डेटर्स आर ट्रांसफर्ड एट ग्रोस वैल्यू। डेटर्स को आप कैसे ट्रांसफर करते हो? ग्रोस वैल्यू पे ट्रांसफर करते हो। मतलब अगर आपको डेटर्स दे रखे हैं कि बैलेंस शीट में डेटर्स 1 लाख माइनस प्रोविजन 10,000 इज इक्वल टू 90,000, तो आप यहाँ पर 1 लाख ट्रांसफर करोगे, और जो प्रोविजन है वो रियलाइजेशन की क्रेडिट में कर दोगे। ठीक है, ये इतना मैंडेटरी नहीं होता, अगर ना करो तब भी एग्जामिनर को खास प्रॉब्लम नहीं होती इस चीज से। ठीक है मेरे बेटा, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब देखते हैं हाउ टू ट्रांसफर लाइबिलिटीज। हाउ टू ट्रांसफर लाइबिलिटीज में फिर से मैं क्या करूंगा? उन तीन चीजों को देखूंगा। वो कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं? वो कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं? सर पहली होती है जनरल रिजर्व, दूसरी होती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जिनका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, तीसरी होती है स्पेसिफिक रिजर्व्स, तीसरी होती है स्पेसिफिक रिजर्व्स। ठीक है जी। अब देखो जनरल रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा? जनरल रिजर्व जो भी होंगे उनको आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मालिकों के बीच में बांट दोगे। सिमिलरली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को भी क्या करोगे? मालिकों के बीच में बांट दोगे। जब भी इनको बांटोगे तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में कि नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, इनको आप मालिकों में बांट दोगे। मालिकों में बांट दोगे इसका मतलब है रियलाइजेशन अकाउंट में दी जाने वाली है। क्लियर हुआ?
स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में बात करते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व मुझे दो तरीकों से देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो तरीके होते हैं? कौन कौन से दो तरीके होते हैं? एक तो मुझे देखने को मिलता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और दूसरा मुझे देखने को मिलता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, इसका आप ट्रीटमेंट सीखते हो। WCR is transferred to realization account to the extent of claim, to the extent of claim। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि जितना क्लेम होगा उतना रियलाइजेशन में डाल देना और बाकी मालिकों में बांट देना। एंड रिमेनिंग बचा हुआ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर। बड़ी सिंपल सी बात है अजय। मेरे पास रिजर्व था 1 लाख का, पता चला कि सर लाइबिलिटी 40,000 की, तो कॉमन सेंस की वजह 40,000 रख ले भाई, 40,000 पे कर दे भाई और 60,000 बांट दे। तो ये 40,000 बांट रखेंगे, इसको हम कहा रखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट की ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या लिखते हैं हम? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट इफ इन्वेस्टमेंट्स आर देयर। अगर तो इन्वेस्टमेंट्स है बड़ी, इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट साइड में, क्योंकि ये रिजर्व किसके लिए बना? इन्वेस्टमेंट्स के लिए बना। तो अगर तो इन्वेस्टमेंट्स है बड़ी तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आप ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में। बट इफ इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट देयर, इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट देयर, अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं है तब क्या होगा? तब क्या होगा? IFR is distributed among partners। जो IFR होगा उसको आप क्या करोगे बेटा? पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे। क्लियर है? फिर से सुनो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करते हो आप? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करते हो आप? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना क्लेम हो उतना रियलाइजेशन में डाल दोगे, बाकी मालिकों में बांट दोगे। IFR का क्या करते हो आप? अगर तो इन्वेस्टमेंट्स दे रखी है मुझे बुक्स में तो IFR को आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे, अदरवाइज मालिकों में बांट दोगे। ठीक है जी। अब बाकी जो लाइबिलिटीज है उसके अंदर फिर से आपको एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि डू नॉट ट्रांसफर, कुछ चीजों को ट्रांसफर नहीं करते हैं। अच्छे बच्चे कुछ चीजों को ट्रांसफर नहीं करते हैं लाइबिलिटी की। कौन कौन सी वो चीजें हैं? देखो, वो चीजें हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट और पार्टनर का लोन अकाउंट। फिर से इन तीनों को ट्रांसफर। हाँ जी, सो लाइट चली गई थी है ना, तो थोड़ा सा उड़ गया था, वापस से मैंने लिख दिया है। तो 3 चीजें हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्यों नहीं करते हैं ट्रांसफर? क्योंकि इन तीनों के क्या बनते हैं बेटा? सेपरेट अकाउंट बनते हैं। क्या बनते हैं? तीनों के सेपरेट अकाउंट बनते हैं, इसीलिए इनको ट्रांसफर नहीं करते हैं। बाकी जो भी लाइबिलिटीज बची, उन सबको ऑल रिमेनिंग, ऑल अदर लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू। अपनी बुक वैल्यू पे हम उनको ट्रांसफर कर देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाकी सभी लाइबिलिटीज को हम क्या कर देते हैं बेटा जी? ट्रांसफर कर देते हैं। समझ आई मेरी बात? तो बेसिकली मैं आपको जो सिखा रहा हूं इससे आप पूरा चैप्टर सीख रहे हो, क्योंकि आपको पूरी लाइबिलिटी साइड खाली करनी आ गई। ये 3 चीजें कैसे जाएंगी, फिर कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर नहीं करनी है, फिर बाकी लाइबिलिटीज कहां भेजनी है।
तो अब देखो मान लो मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दूं छोटा सा आपको। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि ये मेरी कोई बैलेंस शीट है, ये मेरी कोई बैलेंस शीट है, ठीक है, इसकी एसेट साइड है और इसकी लाइबिलिटी साइड है। मैं कुछ एक आइटम्स लिखता हूँ, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ जनरल रिजर्व, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का, और यहाँ लिखता हूँ वर्कमैन कंपनसेशन पे क्लेम है 20,000, ठीक। मैं लिखता हूँ क्रेडिटर्स है मेरे पास, और यहाँ मैं लिखता हूँ मशीन है, बिल्डिंग है, डेटर्स हैं, कैश है या बैंक बोलूं, ठीक है, और इधर है कैपिटल भी। तो ये मैंने एक रैंडम सी क्या करी आपके लिए छोटी सी बैलेंस शीट बना दी। अब आप लोग मुझे बताओ कौन सी चीज रियलाइजेशन में जाएगी और कितने अमाउंट अमाउंट जिसका लिखा है सिर्फ WCR का बताना, बाकी सभी चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि रियलाइजेशन की डेबिट में क्या क्या जाएगा इनमें से, और रियलाइजेशन की क्रेडिट में क्या क्या जाएगा। सारी की सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट में जाती हैं, एक्सेप्शंस जो आपको मैंने बता दी है ऊपर उनको ध्यान में रखते हुए। सारी की सारी एसेट्स डेबिट साइड में जाती हैं, रियलाइजेशन की एक्सेप्शंस मैंने तुम्हें बता दी है। तो जल्दी से टाइम स्टैंप डालकर कमेंट करो ताकि मैं भूल ना जाऊं क्वेश्चन तब तक, और मैं आपके कमेंट पे रिएक्ट कर दूंगा सही है या गलत है। ठीक है जी, तो जल्दी से कमेंट में लिखो, रुक जाओ यहां पर। चलो अगला सवाल आता है, हाउ टू रियलाइज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अभी तक हमने सीखा बेटा कि एसेट्स को ट्रांसफर कैसे करना है। अभी मैंने क्या करा, सारी की सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, सारी की सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन की, फिर से रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स को मैंने कहां पे ट्रांसफर किया बेटा, रियलाइजेशन की डेबिट में। लाइबिलिटीज को मैंने कहां पे ट्रांसफर किया, रियलाइजेशन की क्रेडिट में। अब एक चीज ध्यान रखना, सारी की सारी एसेट्स का नाम अब रियलाइजेशन हो चुका है, सारी की सारी लाइबिलिटीज का नाम भी रियलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि सारे के सारे बैलेंसेस वहां पे ट्रांसफर हो चुके हैं। तो अब मैं देखता हूं कि कैसे मैं एसेट्स को बेचूंगा तब क्या होगा, कैसे मैं लाइबिलिटीज को बेचूंगा तब क्या होगा। पहले मैं आपको सिखाता हूं कि रियलाइज एसेट्स। जब मैं एसेट्स को बेचूंगा तो मुझे कैसे दिखेंगी चीजें, ठीक है। तो एसेट्स को रियलाइज करने के लिए आप देखो जो बेसिक एंट्री होती है वो होती है ये कि इफ कैश में रियलाइज हुआ तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट। सोचने की बात है, कैश आएगा आपके पास, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपने एसेट बेची तो कैश आएगा। और क्रेडिट किसे करोगे आप, एसेट्स को नहीं करोगे बल्कि किसको करोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट को। और यही बात ध्यान भी रखनी है कि जब आपने एसेट को बेचा तो आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। क्यों, क्योंकि वो एसेट ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो रखी थी, तो उसका नाम अब रियलाइजेशन है। रीजन नहीं भी समझ आता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन याद रख सकते हो कि जब भी एसेट को बेचोगे डिसोल्यूशन के अंदर तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कैश में बेचा तो, या क्या हो सकता है, और पार्टनर टुक ओवर, या फिर पार्टनर लेकर चला गया एसेट, इफ पार्टनर टुक ओवर। अगर पार्टनर लेकर चला गया बेटा एसेट तब क्या एंट्री बनेगी, देखो तब एंट्री बनेगी, अगर पार्टनर लेकर चला गया तो आप पार्टनर से पैसे लोगे। पार्टनर से पैसे कैसे लेते हो, उसके कैपिटल को रिड्यूस करके। तो हम क्या करोगे, हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है जी कहानी, जल्दी बताइए। तो हम क्या करेंगे, एसेट जब बिकेंगी या तो वो कैश में बिकेंगी या वो कैसे बिकेंगी, या फिर क्या होगा कि उसको पार्टनर लेकर चला जाएगा। एसेट्स के रियलाइजेशन में एक और चीज ध्यान रखनी है, ये तो हुआ ट्रीटमेंट कि जब आपने एसेट्स को बेचा तो वो ट्रीटमेंट क्या होगा, ये ट्रीटमेंट है, ठीक है। अब मुझे देखना है एट व्हाट अमाउंट, किस अमाउंट पे आप मानोगे कि मान लो मेरी कोई बिल्डिंग दिख रही है, वो दिख रही है बेटा मुझे मेरी बैलेंस शीट में 1 लाख की, तो मैं कितने की मानू, कितने की बिकी। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन। क्या बोला मैंने, एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन। जो भी क्वेश्चन ने मुझे इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से मुझे लिख देना। अगर क्वेश्चन ने कहा कि जो बिल्डिंग है 1 लाख वाली 70,000 की बिकी, तो आप बोलोगे 70,000 की बिकी। वो कहते हैं 1 लाख वाली 10 लाख की बिकी, तो आप बोलोगे 10 लाख की बिकी। तो आप ऐसे हाथ जोड़ के हाँ भरते चले जाना जो जो क्वेश्चन बोले। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन क्या है राजे, साइलेंट, तब आप क्या मानोगे, तब आप क्या करोगे, तब आप बोलोगे कि टेंजिबल एसेट है तो, टेंजिबल एसेट है तो
फुल अमाउंट, फुल अमाउंट। और अगर इनटेंजिबल एसेट है तो, अगर इनटेंजिबल एसेट है तो जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपकी बैलेंस शीट के अंदर था जी बिल्डिंग 10 लाख की, और नीचे क्वेश्चन ने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी कि बिल्डिंग कितने की बिकी, तो क्या मानोगे कितने की बिकी? 10 लाख की। क्यों? क्योंकि वो क्या है? एक टेंजिबल एसेट है। यही अगर मैं कहूं कि आपके बैलेंस शीट के अंदर गुडविल थी 50,000 की, और क्वेश्चन ने नीचे मेंशन नहीं करा कि गुडविल कितने की बिकी, तो गुडविल कौन सी एसेट है? इंटेंजिबल। क्या मानोगे? जीरो। तो मानोगे गुडविल 0 रुपए में बिकी। समझ आई मेरी बात? इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जब हम एंट्रीज करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा कि क्या चल रहा है भाई। ठीक है, ये हुआ मेरे पास रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। इसी तरीके से दूसरा टॉपिक क्या आता है मेरे पास? रियलाइजेशन ऑफ लाइबिलिटीज। रियलाइज लाइबिलिटीज, कि भैया लाइबिलिटीज को कैसे रियलाइज करते हो, लाइबिलिटीज को कैसे पे करते हो। जब आप लाइबिलिटीज को पे करते हो ना, जब आप लाइबिलिटीज को पे करते हो तो फिर से क्या होगा? या तो आप कैश में पे करोगे, या आपका कोई पार्टनर उठ के बोलेगा कि सही भैया जी मैं पे कर देता हूं, तो हम कहेंगे ठीक है आप कर दो। कैश में करा तो आपका कैश रिड्यूस हुआ। अगर आपके किसी पार्टनर ने कर दिया तो आप पार्टनर को पैसे दोगे, पार्टनर को पैसे दोगे तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होगा। तो क्या एंट्री बनेगी? क्या बन सकता है? इफ कैश, अगर कैश है तो एंट्री बनेगी आपने, आपके पास से कैश रिड्यूस होगा, तो डेबिट कौन होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट कौन होगा? रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। समझ में मेरी बात? या तो आपने कैश में पे कर दी, या फिर क्या होगा? इफ पार्टनर पेज, अगर पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पेमेंट करने की, तो आप क्या करोगे बेटा? पार्टनर को पैसे दे दोगे, और एंट्री क्या बना दोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है जी? कि अगर आपने कैश में पे करा तो कैश कम होगा, कैश क्रेडिट करना है, डेबिट रियलाइजेशन को करना है। हमेशा ध्यान रखना है कि जो लाइबिलिटी है उसका नाम भी रियलाइजेशन है, और अगर पार्टनर ने पे करा तो आप पार्टनर को दे दोगे, पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। फिर बात आती है, ये तो ट्रीटमेंट हो गया सर, ये तो ट्रीटमेंट हो गया कि ट्रीट कैसे करना है। बात आती है किस अमाउंट पे करना है, कितना अमाउंट पे करना है, एट व्हाट अमाउंट। तो यहां पर फिर से ध्यान रखना है आपको, कैसा, कितने अमाउंट पे? एज पर इंफॉर्मेशन गिवन। जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है बेटा जी, उसी हिसाब से आप क्या करोगे? पे कर दोगे। अगर क्वेश्चन ने बोला कि 1 लाख के क्रेडिटर्स को आपने 50 लाख दिए, आप कहोगे हाँ जी। समझ में आई मेरी बात? ऐसा बोलेगा नहीं, क्वेश्चन बेवकूफ नहीं है, लेकिन आपको बात कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन बोल दे उसको सर आंखों पे रख लेना, अपना दिमाग मत चलाना। लेकिन लेकिन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन चुप है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? पे फुल अमाउंट टू ऑल लाइबिलिटीज। समझ में आई मेरी बात? तब आप क्या करोगे? सारे का सारा, पूरे का पूरा अमाउंट, मान लो क्रेडिटर्स हैं आपकी बैलेंस शीट में 1 लाख के, और क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आपको उनको कितना पे करना है, तो आप क्या करोगे? 1 लाख उनको पे कर दोगे। क्लियर है जी? कहानी जल्दी से बताइए। सो दिस इज हाउ आप एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइज करोगे। अब आपका काम क्या है? आपको ये 3 पेज के शानदार नोट्स बनाने हैं, शानदार नोट्स बनाने हैं। पहला पहला हाउ टू ट्रांसफर एसेट्स, पूरा का पूरा। अगला हाउ टू ट्रांसफर लाइबिलिटीज, और तीसरा हाउ टू रियलाइज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को किस तरीके से आपने रियलाइज करना है। ठीक है जी? तो अभी हमने सीखा कि यार सबसे पहले तो आपने किस किस चीज को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, फिर किस किस तरीके से सेल करना है। अब मैं आपको सिखाऊंगा रियलाइजेशन के 2 सवाल, शानदार 2 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड के हैं, मैंने खुद से नहीं लिखा एक भी सवाल। तो दोनों क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से हम समझने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन को देख में लिखा है कि आदिश एंड श्रेयांश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31st March 2022 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। ऐसी उनकी बैलेंस शीट थी। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, पहला काम क्या करोगे, आप सारी की सारी एसेट्स को ट्रांसफर करोगे, सारी की सारी लाइबिलिटीज को आप ट्रांसफर करोगे। तो आइए जल्दी से एसेट्स लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं एज पर द थिंग्स जो हमने लिखी थी। सारी एसेट्स को रीड करते हैं, कौन कौन सी चीज जानी चाहिए, कौन कौन सी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बना के रखा है ना, मेरे पास फालतू टाइम नहीं होता। आओ अब देखते हैं एसेट साइड, एक एक चीज रीड करें। कैश एट बैंक नहीं जाता, क्यों? क्योंकि इसका सेपरेट अकाउंट बनता है। स्टॉक चला जाएगा, स्टॉक कितना है 24,000। तो आप रियलाइजेशन की डेबिट में सारी एसेट्स को ट्रांसफर करते हो। हम लिखते हैं टू, अरे भाई, टू स्टॉक कितना लिखा हुआ था 24,000। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट 30,000 वो भी जाएंगी। स्टॉक इन्वेस्टमेंट 24,000 30,000। तो स्टॉक गया मेरा 24,000 का, इन्वेस्टमेंट्स गई मेरी टू इन्वेस्टमेंट्स कितनी जाएंगी 30,000 की। अरे भाई थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिखते हैं, है ना। कहोगे सर हमें तो समझाते रहते हो, जीरो के नीचे जीरो है, खुद लिखते नहीं हो। तो हमने लिखा स्टॉक भी इन्वेस्टमेंट भी। अगली चीज है डेटर्स 20,000 माइनस 2,000। कैसे सिखाई थी? ग्रोस वैल्यू जाएगी आपकी एसेट साइड और ये 2,000 जाएंगे आपके क्रेडिट साइड में। ये डेबिट साइड रियलाइजेशन की और ये रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड रियलाइजेशन की आप क्या लिखोगे? टू डेटर्स 20,000 और इधर साथ साथ ही लिख दो, वरना बाद में भूल जाओगे। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है 2,000। सॉर्टेड है जी। चलो फिर आता है मेरे पास, ये हो गया प्लांट 1,00,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। प्लांट 1,00,000 चला जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कहा जाता है पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट में जाता है, तो मतलब रियलाइजेशन में नहीं जाता है, तो इसको आप रियलाइजेशन में नहीं लिखोगे। प्लांट को लिख दोगे 1,00,000, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्लांट 1,00,000। ठीक है जी। चलो एसेट साइड खत्म हुई, अब लायबिलिटीज को खत्म करें। क्रेडिटर्स जाएंगे, मिसिस आदिश लोन जाएगा। मिसिस आदिश, आदिश का लोन नहीं है, ये पार्टनर का लोन नहीं है, ये पार्टनर की वाइफ का लोन है, तो वो जरूर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो आउटसाइड लायबिलिटी हुई ना मेरे लिए। तो क्रेडिटर्स 90,000 और मिसिस आदिश का लोन 30,000। तो बाय क्रेडिटर्स कितना है बेटा, भूल ही जाता हूँ यार। क्रेडिटर्स 90,000 और मिसिस आदिश का लोन 30,000, 90,000। और बाय मिसिस आदिश लोन कितना है 30,000। ट्रांसफर कर दिया। अगली चीज क्या है देखो, श्रेयांश लोन। अगली चीज क्या है देखो, श्रेयांश लोन। ये नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये है मेरा पार्टनर का लोन। नहीं समझे? पार्टनर लोन अकाउंट ट्रांसफर नहीं करते हो, लेकिन उसकी वाइफ का लोन करोगे, क्योंकि वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, तो वो हम नहीं करते, ये नहीं करेंगे। जनरल रिजर्व मालिकों में बढ़ जाता है। जनरल रिजर्व मालिकों में बढ़ जाता है। कहां पहुंच गया मैं? जनरल रिजर्व मालिकों में बढ़ जाता है ना। तो ये भी नहीं ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन में। कैपिटल का अलग खाता बनता है, तो ये भी रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट का खत्म हुआ बेसिक। यहाँ पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट के 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर डन हो चुके हैं, 4 नंबर यहाँ पर है। ठीक है जी। अब देखो, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहली चीज कहता है डेटर्स रियलाइज 17,000 एंड प्लांट रियलाइज 10% मोर देन द बुक वैल्यू। जो सवाल बोले उसको सर आंखों में रखो। डेटर्स रियलाइज हुए 17,000 में, तो 17,000 में रियलाइज हुए, तो एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में जाएगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सारी एसेट्स ट्रांसफर इधर हुई, बिकेंगी इधर, तो आप क्या करोगे? उधर जाके बेचोगे। डेटर से मुझे मिले 17,000, तो आप लिखोगे बाय कैश लिखे या बैंक लिखे? कुछ बोला? नहीं बोला। यहां पे चेक कर लो कैश है या बैंक है। कैश एट बैंक है, तो आप बैंक लिखो फिर। ठीक है, तो आप लिखो बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में डेटर्स 17,000 बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में प्लांट
प्लांट उसने बोला 10% फालतू पे बिका, 10% मोर देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है राजे? प्लांट की बुक वैल्यू कितनी है? 1 लाख। 10% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 1,10,000। तो कितने में बिका? 1,10,000 में। 1,10,000। ठीक है जी, हमने ये भी कर दिया। अब देखो अगला कहता है आदिश प्रोमिस्ड टू पे मिसेस आदिश लोन एंड टुक अवे स्टॉक एट 20,000। हो, तो कहता है कि आदिश ने कहा कि मैं अपनी वाइफ का लोन दे दूंगा, ये एक बात है। दूसरी बात है कि आदिश स्टॉक लेकर चला गया किस वैल्यू पे? 20,000 की वैल्यू पे। आप इन दोनों को अलग अलग परसीव करो। आदिश ने कहा कि वो मिसिस आदिश का लोन दे देगा, तो आप आदिश को पैसे दोगे क्योंकि वो अपनी थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे कर रहा है। तो आप क्या करोगे? आदिश को कहोगे ये ले भाई पैसे ले जा। मिसिस आदिश का लोन कितने का था? 30,000 का। तो आप क्या कहोगे? आप क्या करोगे? आदिश को कितने दे दोगे? 30,000। नहीं समझे? क्रेडिट कर दोगे। और स्टॉक वो लेकर जा रहा है 20,000 का, तो आप आदिश को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। कितने से बेटा? 20,000 से। नहीं समझे मेरी बात? तो बेसिकली आदिश का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से और क्रेडिट होगा 30,000 से। लेकिन हम तो रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? उल्टा उल्टा होगा। इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन की डेबिट में नाम आएगा एज कैपिटल अकाउंट। आप लिखोगे टू एज कैपिटल अकाउंट। अब वैसे भी सोच सकते हो कि मिसिस आदिश का लोन इधर है, पेमेंट इधर होगी, है ना? लोन बढ़ा इधर, कम हुआ पे कर दिया तो इधर। ए नहीं करा तो इसको आप 30,000 दे दो। और ये मेरा स्टॉक उठा के ले गया, तो स्टॉक इधर बिकेगा। आप लिखोगे बाय आदिश कैपिटल। किसके लिए? स्टॉक के लिए। कितना आएगा? 20,000। समझ में? स्टॉक 20,000 का बिक गया। अब आपको ये नहीं सोचना 24 वाला 20 का बिका, आपको फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन ने बोल दिया उतने का बिक गया, सॉर्टेड। और उसने मेरा लोन पे कर दिया तो मैंने उसको 30,000 दे दिए। चलो जी, आगे कहता है श्रेयांश टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज 4500। श्रेयांश आधी इन्वेस्टमेंट्स ले गया 10% के डिस्काउंट पे। इन्वेस्टमेंट है मेरे पास 30,000 की। इन्वेस्टमेंट्स है मेरे पास 30,000 की। आधी कितनी हुई बेटा? 15,000। ये वो लेकर गया 10% के डिस्काउंट पे। 15,000 का 10% कितना होता है? 1,500। 15,000 में से 1,500 गया तो कितना बचा? 13,500। है ना? है ना? ये 10% हटा दो तो कितना बचा? 13,500। तो श्रेयांश लेकर चला गया मेरी इन्वेस्टमेंट 13,500, तो मैंने श्रेयांश से पैसे लेने हैं कितने? 13,500। बाकी इन्वेस्टमेंट बिकी है 4,500 की। सॉर्टेड। यही बोला क्वेश्चन ने। अब लिखते हैं इसको। यही बोला क्वेश्चन ने कि बाकी कितने की बिकी? 4,500 की। अच्छा, तो एसेट्स बिकती किधर है? खरीद थी इधर, बिकेंगी इधर। तो श्रेयांश से कितना पैसा लोगे आप? बाय श्रेयांश कैपिटल अकाउंट 13,500 ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट। एग्जामिनर को आसान हो जाएगा ना चेक करना कि किस किस के पैसे हैं। बाय कैश लिखा, बैंक लिखा? बाकी इन्वेस्टमेंट रियलाइज तो आप बैंक लिख दो, क्योंकि जो फॉलो कर रहे हो वही फॉलो करना। आप ऊपर से जो लिख रहे हो फर्क नहीं पड़ता अदरवाइज। बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट्स 4,500। सॉर्टेड है यहां तक कहानी। आगे देखते हैं। आगे कहते हैं क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर्स को तुमने पे कर दिया 10% के डिस्काउंट पे। मतलब क्रेडिटर्स को जितने पैसे देने थे आपने 10% के डिस्काउंट पे दे दिए। क्रेडिटर्स हैं कितने के मेरे पास? यहां भी दिख रहे होंगे, वहां भी दिख रहे होंगे। कितने के बेटा? 90,000 के। 90,000 का 10% कितना होता है? 9,000। तो 81,000 आपने पे करे। आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट 81,000। ठीक। क्रेडिटर लाइबिलिटी इधर पे होंगी। एक्सपेंसिव ऑन रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 7,000। कोई भी एक्सपेंस हो रियलाइजेशन के वक्त तो वो रियलाइजेशन की डेबिट में जाता है, क्योंकि रियलाइजेशन की नेचर पता है क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स। जल्दी बताओ, रियलाइजेशन की नेचर क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस तभी तो जितने भी खर्चे हैं इनको जो पे कर रहे हो डेबिट कर दिया। इनकम्स, ये जो बेचने पे पैसा आ रहा है, क्रेडिट कर दिया। तो टू
टू टू टू टू टू पे कर रहे हो ना, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने की एंट्री होती है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन की डेबिट में नाम आएगा किसका, बैंक का, तो आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस, इसके ब्रैकेट में भी लिख देना भैया क्रेडिटर्स की पेमेंट है, कितना पे करा, 7,000। क्या क्वेश्चन समाप्त हुआ, नहीं हुआ। रियलाइजेशन अकाउंट के क्वेश्चन में आपको सबसे पहला काम करना होता है सारी एसेट्स लायबिलिटीज को ट्रांसफर करो, दूसरा काम करना होता है जो जो क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दी उसके हिसाब से आप सारी चीजों को पे कर दो या बेच दो। तीसरे नंबर पे जो चीजें बच गई उनका देखो, कुछ बचा तो नहीं, देखें क्या स्टॉक मेरा बिक चुका है, सर स्टॉक 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 बिक चुका है, इन्वेस्टमेंट बिक चुकी है, बिक चुकी है, डेटर्स बिक चुके हैं, डेटर्स बिक चुके हैं, बिक चुके हैं, प्लांट बिक चुका है, बिक चुका है, चलो कोई चिंता नहीं, सब कुछ हो गया। इधर आओ, प्रोविजन को पे नहीं करते होते हो, क्रेडिटर्स को पे कर दिया, मिसेज अजीज का लोन पे कर दिया, सॉर्टेड, सब कुछ खरीद बेच हो चुकी है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ खरीद बेच ना हो तो आप उसको पे करोगे, मान लो कोई एसेट होती जो बिना उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना होती तो आप उसको बेचते, कोई लाइबिलिटी होती तो उसको पे करते, ठीक। ये करने के बाद आपको क्या करना है, प्यारा सा टोटल करें, टोटल। सो टोटल करते हैं हम, टोटल करते हैं हम, ये देखो मैंने कितने सेंस में लिखा, लास्ट की 3 जीरो आराम से आपको दिख रही है ना, 5 और 5 10, एक कैरी, एक कैरी, 4 5 5 3 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, एक 2 4 5 6 9 एंड 9 18, 1 1 प्लस 1 2, तो 2,87,000 इधर आ रहा है, इधर भी करके देख लेते हैं इधर कितना आ रहा है। मुझे तो ऐसा करने की आदत नहीं, जैसे तुम्हारे लिए करना पड़ेगा, ये अच्छा लगता है। 30 प्लस 20 50, 1,50,000, 1,80,000, 1,80 और 80 हो गए 260, 261, 268, 268, 278, 288, 292, तो ये बना 292। अरे भैया ये ज्यादा है, तो 2,92,000, ठीक, ये भी 2,92,000 कर दो इसको भी, तो 2,92,000, बैलेंसिंग फिगर आया 5,000 का, बैलेंसिंग फिगर आया 5,000 का। तो ये क्या हुआ, रियलाइजेशन पे गेन हुआ या लॉस हुआ, देखो ये सारी क्या थी, मेरी रिसिप्ट थी, ये क्या है, पेमेंट्स, पेमेंट्स ज्यादा है किससे, रिसिप्ट से, तो क्या हुआ, लॉस हुआ। मैं बोलूंगा कि बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू, जो लॉस होता है रियलाइजेशन पे आप किसको ट्रांसफर करते हो, पार्टनर्स को, उनकी कैपिटल में, तो टू एज कैपिटल, टू एस कैपिटल, ए और एस की कैपिटल में डाल दोगे आप, कितना पैसा है 3:2 की रेशो में, 5,000 को 3:2 में बांटोगे तो 3,000 और 2,000, इतनी इजी कैलकुलेशन देख के ना खुश हो जाना कि हाँ यार सही करा होगा, अदरवाइज ये कैलकुलेशन क्यों बनती कि नहीं, तो 5,000 सॉर्टेड है जी कहानी। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना समझ आया आपको, सारी के सारी जल्दी से, सारे के बच्चे, सारे बच्चे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, नंबर 1, सर रियलाइजेशन अकाउंट जब भी बनाओ तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले सारी एसेट्स लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, दूसरे पे उनको, अरे आंखें बंद करी बोलूंगा, दूसरे पे क्या करते हैं, उनको सेल करते हैं। एसेट्स सारी ट्रांसफर होती है रियलाइजेशन की डेबिट में, लायबिलिटी सारी ट्रांसफर होती है रियलाइजेशन की क्रेडिट में। एसेट्स बिकती कहां पे है, डेबिट पे ट्रांसफर हुई तो बिकेंगी क्रेडिट पे, लायबिलिटीज ट्रांसफर हुई क्रेडिट में तो बिकेंगी कहां पर, डेबिट पे। और ये करने के बाद तीसरा स्टेप देखना होता है, कुछ एसेट या लायबिलिटी बच तो नहीं गई, बच गई तो उसको देखो, और लास्ट में क्या कर दो आप, बैलेंस कर दो। बताइए कोई दिक्कत है तो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अब, अगला क्वेश्चन भी हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट का ही है। कहते हैं कि सी डी एंड ई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:1, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलोज। ये पूरी बैलेंस शीट हमें दे रखी है, इसके अंदर फिर से हमें कुछ कहानी बताई, एंड में कह रहा है क्या बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए स्टेप नंबर 1, जल्दी से, स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दूसरा रियलाइज एज पर
इन्फो, जैसी इंफॉर्मेशन दी गई हो वैसे क्या कर दोगे आप, इनको बेच दोगे और पे कर दोगे। और तीसरा, रिमेनिंग एसेट्स को, रिमेनिंग एसेट लाइबिलिटीज को ट्रीट करोगे कि जिनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई उनको ट्रीट करोगे। और फिर क्या करोगे, जो भी रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस आएगा उसको ट्रीट करोगे। बात समझ आती है? जल्दी से चारों पॉइंट अपनी नोटबुक में लिख लो, जल्दी से चारों पॉइंट अपनी नोटबुक में लिख लो। अब सारी चीजों को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करें। पहले एसेट्स को रीड करते हैं। मशीनरी जाएगी, इन्वेस्टमेंट जाएगी, स्टॉक जाएगा, डेटर्स जाएगा, कैश एट बैंक नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं एसेट साइड में, रियलाइजेशन की डेबिट साइड में मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स। टू मशीनरी अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, टू स्टॉक, टू डेटर्स। ठीक है जी। अमाउंट्स देखते हैं इनके। तो अमाउंट मुझे दे रखे हैं 3,20,000, 3,00,000, 2,00,000, 1,00,000। 3,20,000, 3,2,1, 3,20,000, 3,00,000, 2,00,000 और 1,00,000। ठीक है, मैंने सारी एसेट्स ट्रांसफर करी। अगला काम क्या है मेरा, सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर करना है। लाइबिलिटीज में क्या क्या है देखो, कैपिटल ट्रांसफर नहीं होता। सी, अगर पार्टनर है तो लोन ट्रांसफर नहीं होगा। सी पार्टनर है, सी, डी और ई, तो सी का लोन अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स होंगे, बिल्स पेबल होंगे, 1,00,000 और 2,00,000। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,00,000, बाय बिल्स पेबल 2,00,000। ठीक है जी। तो हमने लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर दिया, एसेट्स को भी ट्रांसफर कर दिया। अब आते हैं नीचे। अब एक एक चीज को रीड करेंगे और रियलाइज करेंगे। तो पहले कह रहे हैं कि मशीनरी ऑफ 3,00,000 वर गिवन टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट एंड रिमेनिंग मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 10,000। कहते 3,00,000 की मशीन जो थी, टोटल मशीन कितने की अपने पास, 320 की, उसमें से 3,00,000 की आपने किसको दे दी, क्रेडिटर्स को दे दी। ध्यान रखना, जब भी एसेट्स अगेंस्ट लाइबिलिटी सेटल हो, इनको अपने नोट्स में भी लिख लेना, जो मैंने वहां पे लिखवाया ना रियलाइजेशन में, वहां पे लिख लेना। एसेट्स अगेंस्ट लाइबिलिटी सेटलमेंट के केस में नो एंट्री, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो आपका फर्ज होता है एसेट्स को बेच के लाइबिलिटीज को पे करना। अगर वो आपस में सेटल हो गई तो आपको कुछ भी लिखना नहीं है और उन दोनों को कोई रियलाइज भी नहीं करना। अगर इनकी एंट्री पास करो तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों बनेगी? क्योंकि जब आप एसेट को बेच रहे थे तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा था, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे थे तो रियलाइजेशन डेबिट हो रहा था। तो ये दोनों ही होंगे तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन एंट्री बन जाएगी, जिसका कोई तुक नहीं बनता पास करने का। तो बेसिकली एसेट अगेंस्ट लाइबिलिटी जब भी हो तो आप क्या करोगे, कोई भी एंट्री पास नहीं करोगे। ठीक है जी। तो इस 3,00,000 की कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन बाकी जो मशीन 10,000 की बिकी उसको आप लिखोगे। मशीन बिकेगी तो किस साइड लिखेंगे हम, मशीन बिकेगी तो किस साइड लिखेंगे हम, एसेट्स इधर ट्रांसफर हुई तो इधर बिकेंगी, तो हम लिखेंगे बाय कैश या बैंक अकाउंट। डिपेंड करेगा बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, कैश एट बैंक दे रखा है तो आप बैंक लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में मशीन कितने की, 10,000 की। ठीक है, चलो अगली चीज देखते हैं। इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज 2,90,000। इन्वेस्टमेंट्स कितने की बिकी है, 2,90,000 की। कितने की भी हो आपको फर्क नहीं पड़ता, 290 की बिकी है तो आप क्या करोगे, रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट्स 2,90,000। ठीक है जी। अगला आता है मेरे पास, स्टॉक वो सोल्ड फॉर 1,80,000। स्टॉक बिक गया 1,80,000 का। अरे इतना आसान सवाल, स्टॉक बिक गया 1,80,000 का। फिर से बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में स्टॉक 1,80,000। हाँ, कितने का भी फर्क ही नहीं पड़ता, देखो ही मत चाहे। अगला है डेटर्स फॉर 20,000 प्रूव्ड बैड। कहता है 20,000 के जो डेटर्स थे वो बुरे साबित हुए। तो मतलब पैसा कितना आया, आप देखोगे टोटल डेटर्स कितने हैं,
टोटल डेटर्स है 1 लाख के, जिसमें से 20,000 क्या हुए, बैड प्रूव हुए। तो पैसा कितना आया अपने पास, 80,000 आया। तो अपने को तो मतलब है पैसा कितना आया, हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट डेटर्स 80,000। क्लियर है जी। चलो अगला देखें। फिर कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 10,000। ये तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, ये सीबीएसई का 6 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने अपने आप नहीं बताया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000, आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर्स 10,000। क्लियर है यहां तक। ये सब करने के बाद दिस वाज माय स्टेप 1, दिस इज माय स्टेप 2 एंड स्टेप 3 इज बाकी कुछ भी बच गया तो उसको एक बार देख लो। मशीनरी बिक गई है, पूरी बिक गई है, इन्वेस्टमेंट बिक गई है, बिक गई है, स्टॉक बिक गया, बिक गया, डेटर्स गए, डेटर्स गए। इधर आओ, सन्ड्री क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई है, नहीं हुई तो करोगे। बिल सेवन की पेमेंट हुई है, नहीं हुई तो करोगे। ये ध्यान रखना, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन गलत होगा। तो आप क्या करोगे, टू बैंक अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर्स को भी पे करोगे, सिमिलरली टू बैंक अकाउंट और बिल्स पेबल को भी पे करोगे। जितना जितना है उतना उतना पे कर दोगे, 1 लाख और 2 लाख। इस चीज का खास ध्यान रखना है, 1 नंबर कट जाएगा वरना आपका, कम से कम 1 क्यों 2 कटेंगे, ये और एक टोटल की गलती, 2 नंबर कट जाएंगे। अब करेंगे हम टोटल। टोटल करते हैं जी। इधर टोटल बन रहा है 2 और 1 3, 3 और 3 9, 6, 6 और 7, और 7 और 8,60,000, 8,60,000। इधर बन रहा है देखो, इधर बन रहा है देखो, 2 3 4 5 6 9 3 12, 12,30,000। अरे भाई 12,30,000, इतना घाटा हो गया क्या, इतना घाटा हो गया क्या। अरे अरे अरे, गलती कर दी, गलती कर दी। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि सर मशीनरी आपने दी किसको, क्रेडिटर्स को दी, तो आप क्रेडिटर्स को द्वारा थोड़ी पे करोगे, क्रेडिटर्स को द्वारा थोड़ी पे करोगे। ये यहां पर नहीं आएगा, ये यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि क्रेडिटर्स को द्वारा पे नहीं करोगे, इस बात का ध्यान रखना। तो क्रेडिटर्स को पे नहीं करना, अब क्या हो गया, 11.3 हो गया, 11.3 हो गया, है ना। तो 11.3 इसका बन रहा है, तो हम लिखते हैं 11,30,000, और इधर भी 11,30,000। 11,30,000 में से 8,60,000 हटा दो, तो 11.3 में से, तो ये गया बेटा 7, ये आया 2, 2.7, 2,70,000 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इसको आप लिखोगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल्स ऑफ सी डी एंड ई, सी डी ई, सी इज कैपिटल, डी इज कैपिटल, ई इज कैपिटल। 270 को हम इनकी पीएसआर में बांट देते हैं, 311, तो मतलब 5 हिस्से, 2,70,000 के 5 हिस्से करोगे। जो जो भी आएगा, जो जो भी आंसर आएगा, कृपया करके सीएस में बता दें, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को। पहले क्या करा, सारी एसेट्स ट्रांसफर करी, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करी, एसेट्स के इंफॉर्मेशन के हिसाब से रियलाइज करा, उनको भी पे करा। ध्यान रखना है कि ये जो क्रेडिटर्स मशीन के अगेंस्ट सेटल हो गए, तो वो मशीन भी नहीं आएगा और क्रेडिटर्स भी नहीं आएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और बाकी हमने फिर लास्ट में हमने चीजें चेक कर ली, कुछ रह तो नहीं गया, बिल्स पेबल रहते थे उनको पे कर दिया, बैलेंसिंग फिगर ओल्ड पीएसआर में दे दिया। ठीक है जी, चलो अब करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के वन शॉट का लास्ट क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन इज एंट्री बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान से सीखना इस क्वेश्चन को, ध्यान से सीखना इस क्वेश्चन को, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। हालांकि इतनी एंट्रीज नहीं पूछेंगे तुमसे पेपर में, ये मेरे को था कि मैं सब कुछ सिखा दूं तुम्हारे को एक ही सवाल में, इसीलिए क्वेश्चन मैंने अपने आप से बना दिया है। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन जो आता है वो किस टाइप का आता है, ध्यान रखना। जब भी आपके पास जनरल एंट्री का क्वेश्चन आए रियलाइजेशन में, आपको एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेनी है, जो अकाउंट्स यूज होने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट, मैंने इसे कैश तो बैंक साथ आ जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ और सिर्फ ये 3 अकाउंट यूज होंगे, इनके अलावा कोई यूज नहीं होगा।
मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ और हर बार देखता हूँ बच्चा एसेट्स के नाम लिख कर आता है, स्टॉक अकाउंट लिख कर आ जाता है, मशीनरी अकाउंट लिख कर आ जाता है। अरे मेरे भाई, जब जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं इनमें से सिर्फ 3 अकाउंट यूज होंगे। रेयर केस में पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर का लोन दे रखा है तो वहां फिर पार्टनर का लोन अकाउंट भी यूज हो जाएगा बस। तो कुल मिला के किसी भी एसेट का नाम नहीं आएगा, किसी भी लाइबिलिटी का नाम नहीं आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है जब भी आप अकाउंट बना रहे होंगे, सॉरी जब भी आप एंट्रीज पास कर रहे होंगे। जनरल एंट्री जो पास करने का क्वेश्चन आता है वो आता है कि पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग इफ दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब ये सारी चीजें आपने क्या कर दी है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है पहले से ही, उसके बाद आपने इनकी जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो जनरल एंट्रीज जो पास करनी है वो है बेसिकली एसेट्स को बेचने की या लाइबिलिटीज को पे करने की। आपके दिमाग में होना चाहिए कि एसेट्स को बेचने की एंट्री जो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हमने सीखा भी था कि या तो वो कैश में पे करें, कैश रिसीव होगा हमें एसेट बेचकर, या कोई मालिक ले जाएगा तो मालिक की कैपिटल को डेबिट कर देंगे। लाइबिलिटीज को पे करने की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन टू कैश या फिर रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर अगर कोई एसेट अगेंस्ट लाइबिलिटी सेटल हो जाए तो कोई एंट्री नहीं होती। बस यही बात है आपको ध्यान रखनी है और ये क्वेश्चन एंट्रीज वाला बहुत इजीली हो जाएगा। चलो पहला देखते हैं। कहते हैं कि ए टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट 20% डिस्काउंट, स्टॉक इन बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन वाज 6 लाख। ध्यान से समझना, पहली एंट्री ही बहुत शानदार है। कहते हैं स्टॉक है मेरी बुक्स में कितना, 6 लाख का। ए लेकर चला गया हाफ ऑफ द स्टॉक, अदर हाफ बच गया 3 लाख। 3 लाख हाफ ऑफ द स्टॉक एट 20% डिस्काउंट, तो माइनस करो आप डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट हुआ बेटा जी, 3 लाख का 20% कितना हुआ, 60,000। तो 3 लाख में से 60,000 गए तो कितना बचा, 2.4 लाख। तो 2.4 लाख का तो स्टॉक ले गया ए। देखो यही कहा उसने कि क्या करा कि 50% ऑफ द स्टॉक एट 20% डिस्काउंट और टोटल स्टॉक बैलेंस डिसोल्यूशन से पहले 6 लाख। अब एंट्री क्या करोगे, पहले केस की एंट्री आप कहोगे सर ए लेकर चला गया 2.4 लाख का स्टॉक, तो ए से ले लेंगे, ए से लेंगे पैसे तो एंट्री क्या बनेगी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सही एंट्री है कि नहीं जल्दी बताइए, 2,40,000, 2,40,000। ये एंट्री ठीक है लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि बाकी आधे का क्या हुआ, क्वेश्चन साइलेंट है बाकी आधे पे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है बाकी आधे स्टॉक पे तो आप ऑटोमेटिकली क्या मान के चलोगे कि ये फुल अमाउंट पे रियलाइज हुआ। क्यों, क्योंकि जिस भी एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती हम क्या मान के चलते हैं कि टेंजिबल एसेट है तो पूरे अमाउंट पे रियलाइज हुई होगी। तो बाकी जो 3 लाख का स्टॉक है वो 3 लाख में ही बिका होगा, उसके लिए एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3 लाख। ठीक है, पहली एंट्री ने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा दी कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो किसी एसेट के बारे में तो आप मान के चलोगे कि वो पूरे रेट पे बिकी है, पूरे दाम पे बिकी है। क्लियर हुई कहानी। चलो दूसरी एंट्री देखिए हम, दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं। कहते हैं कि डेटर्स आर 2 लाख एंड डेटर्स वर्थ 10,000 वर नॉट रिसीवेबल। 10,000 रिसीव नहीं होंगे, 2 लाख थे तो रिसीव कितना होगा, 1,90,000। एसेट बिकने पे जब भी पैसा रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करोगे, एसेट या लाइबिलिटी का नाम तक नहीं आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। तो आप क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे को बोला ना अकाउंट सिर्फ यही यूज होंगे बस, किसी एसेट का नाम नहीं है इसमें। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,90,000, 1,90,000। ठीक है जी, समझ में आती है बात। चल अगला मुझे क्या कहता है, देखो तीसरा केस, लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वॉज 50,000। तो उसने कहा कि लैंड एंड बिल्डिंग में रियलाइजेशन में ट्रांसफर की थी 50,000 की। क्वेश्चन ने नहीं बताया वो कितने की बिकी, क्या बोलोगे, क्या मानोगे, टेंजिबल एसेट है तो पूरे में बिकी, पूरे में बिकी तो एंट्री क्या होगी, पूरे में बिकी तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000। सॉर्टेड है मेरे बेटा।
जल्दी बताओ, अगर किसी एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और वो क्या है, टेंजिबल एसेट है, तो आप मान के चलोगे कि पूरे पूरे दाम पे वो बिकी है। ठीक, चलो अगला देखें। कहते हैं मशीनरी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वो 6 लाख विच वॉज गिवन टू अ क्रेडिटर, हमने किसी क्रेडिटर को दे दी एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% इन फुल सेटलमेंट, हमने उसको फुल सेटलमेंट में क्रेडिटर को दे दिया। तो एसेट अगेंस्ट लाइबिलिटी, अपने को कुछ नहीं फर्क पड़ता, नो एंट्री, कोई एंट्री की जरूरत नहीं है, एसेट अगेंस्ट लाइबिलिटी सेटल हो गई है। ठीक है जी, चलो गुडविल ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट वॉज 1 लाख, कहता है गुडविल आपने ट्रांसफर की थी रियलाइजेशन अकाउंट में कितने की, 1 लाख की। क्वेश्चन साइलेंट है कि गुडविल कितने की बिकी, अगर क्वेश्चन साइलेंट है गुडविल कितने की बिकी तो कितने की बिकी, सच्ची बच्ची बताओ, कौन सी एसेट है, इंटेंजिबल, तो सर 0 की बिकी, 0 की बिकी तो एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 0, अरे एंट्री मत ही करो, नहीं समझे, इसकी भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि रियलाइज हुई ही नहीं, 0 थोड़ी लिखोगे, तो मत ही करो एंट्री। ठीक है, अगला देखो, पेटेंट्स ऑफ बुक वैल्यू 50,000 रियलाइज 30,000, 50,000 के पेटेंट्स 30,000 में रियलाइज हो गए, तो पैसा आया, पैसा आया तो एंट्री भी आएगी, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। 4 और 5 की कोई एंट्री नहीं थी, यहाँ पे लिखना भी है पेपर में, पेपर में तो लिखोगे ना नो एंट्री, नो एंट्री, और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स अकाउंट, है पेटेंट्स अकाउंट नहीं, क्या, टू रियलाइजेशन अकाउंट। जल्दी जल्दी बताना कौन कौन ये गलती करता था एसेट नाम लिखने वाली, कमेंट्स में लिखना, चोर कहीं के, जल्दी से लिखो कि कौन कौन ये गलती करता था, सच सच बताना कि एसेट का नाम लिखकर आ जाते थे, लाइबिलिटी का नाम लिखकर आ जाते थे, एक बार दिमाग में बिठा लो, इन्हीं में से खाता यूज होगा। ठीक है, जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में कौन कौन छुपा रहा है। हाँ, कितने के बिके पेटेंट्स, 30,000 के, पेटेंट्स कितने के बिके, 30,000 के, ये हो गया। अगला देखो, accrued income and prepaid expense in the balance sheet before transfer to realization account for 50,000 and 20,000 respectively। कहते कुछ accrued income थी, कुछ prepaid expense थे। एक बात बताओ, accrued income कैसे रियलाइज होगी, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं, तो आप मान के चलोगे कुछ रियलाइज नहीं हुआ, इनके केसेस में भी कोई एंट्री नहीं होगी, स्पेशल केस होता है, बहुत रेयर आता है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया था, इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। अगले 2 केस है बेटा जी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के, बहुत शानदार केसेस है, ध्यान से समझना। रियलाइजेशन एक्सपेंस का क्वेश्चन कभी भी आए तो 3 ही अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से, जो वहां लिखे वही, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके अलावा कोई खाता इन्वॉल्व नहीं होता, प्लीज 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 ध्यान रखना। ठीक है, कैश अकाउंट में आएगा जितना कैश फर्म ने पे किया या फर्म को रिसीव हुआ, पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर से पैसे लेने हैं तो डेबिट कर दो, उसको देने हैं तो क्रेडिट कर दो, और रियलाइजेशन अकाउंट होगा तो सिर्फ डेबिट होगा, क्रेडिट नहीं होगा, और डेबिट उतने अमाउंट से होगा जितने अमाउंट का एक्सपेंस फर्म को बियर करना है, फर्म को सहन करना है, दैट्स इट। ये बातें याद रख लोगे तो कभी गलत नहीं होगा। अगर अच्छे से समझ नहीं आया तो मैंने डिसोल्यूशन के जब पार्ट्स डाल रखे हैं तो एक पार्ट में ये अच्छे से करवा रखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट, वो पार्ट सुन लेना, लिख कर देता हूं, कभी गलत नहीं करोगे। चलो, अभी भी इन 2 एंट्री से भी बहुत कुछ सीखोगे आप। हिमांशु अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हिमांशु एक पार्टनर है, हमने उसको कहा तू 15,000 ले और डिसोल्यूशन का काम कर दे। एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 10,000 एंड वर पेड बाय हिमांशु। आपने हिमांशु को दिए 15,000, बिजनेस ने हिमांशु को दिए 15,000, हिमांशु के कितने भी लगे हो बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, बिजनेस को क्या फर्क पड़ता, मैंने आपको जिम्मेदारी दी कि यार ये लो 20 रुपए, मेरे को एक ऐसा पेन चाहिए, आपने कहा ठीक है, चाहे आप लो 10 का, चाहे आप लो 100 का, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने 20 ही दिए, तो फर्म ने यहां क्या करा, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस के लिए 15,000 रुपए हिमांशु को दिए, जिसकी एंट्री क्या होगी, जिसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हिमांशुस कैपिटल। हिमांशु, अरे भाई पार्टनर को पैसे देने तो उसी कैपिटल को क्रेडिट करते हो, कोई कैश छोड़ी देते हो, तो कितना दोगे, 15,000, उसने जो भरे जितने भरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अगला देखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 10,000,
आउट ऑफ सेट एक्सपेंसेस, इसमें से 7,000 वॉज टू बी बोर्न बाय फर्म। 7,000 किसको सहन करने थे? फर्म को करने थे। 10,000 इज पेड बाय द फर्म। फर्म ने पे करे कितने? 10,000। ध्यान से देखना, कहता है कि टोटल डिसोल्यूशन के एक्सपेंस थे 10,000, जिसमें से फर्म को सहन करने थे कितने? 7,000। फर्म को जितने सहन करने हो फर्म रियलाइजेशन में उतना ही लिखती है, 7,000। कैश भी उतना लिखती है फर्म जितना कैश उसने पे करा या रिसीव करा। फर्म ने कैश कितना पे किया? 10,000। तो कैश को क्रेडिट करेगी वो बेटा किससे? 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल खर्चा था 10,000 का, जिसमें से फर्म को साइन करने थे 7,000, बाकी 3,000 पार्टनर ने करने होंगे। तो आप क्या करोगे? 3,000 पार्टनर से ले लोगे, तो पार्टनर की कैपिटल को क्या कर दोगे आप? डेबिट कर दोगे। तो ट्रांजैक्शन देखो किस तरीके से एंट्री पास होगी। हम कहेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 7,000 से। कि रियलाइजेशन एक्सपेंस मेरा फर्म का जितना है दैट इज 7,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अकाउंट डेबिट 7,000। और फिर मैं कहूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का नाम नहीं दिया हुआ इस एंट्री में, पता नहीं क्यों नहीं दिया हुआ, हेडिंग में होगा तो कोई दिक्कत नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, नाम आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये इस एंट्री में नहीं लिखा हुआ। 3,000 पार्टनर से लेगी फर्म टू कैश अकाउंट, फर्म ने कैश दिया इसीलिए कैश क्रेडिट। अब बेटा आप लोग ना गलतियों, आप एंट्रीज को ऐसे समझते हो कि 10,000 कैश दिया फर्म ने, 7,000 इसको, 3,000 इसको। इसका ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि फर्म के टोटल 10,000 कैश लगे, कहीं पे लगे? रियलाइजेशन के पेमेंट में, जिसमें से 7,000 उसको खुद को बियर करने थे इसलिए उसने डेबिट कर दिया, 3,000 उसने मालिक से लेने इसलिए पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर दिया कि तेरे से ले लूंगी मैं 3,000। ठीक है, ये मतलब है इस एंट्री का। तो यहां पर हम आते हैं एंड ऑफ अ शानदार वन शॉट के, जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर शानदार तरीके से कवर करवा दिया है डिसोल्यूशन का। आई होप अब आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगी। काम याद है ना? नोट्स मुझे किसी ना किसी तरीके से डिलीवर करने ही करने हैं मेरे बेटा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी शिद्दत से पढ़ रहे हो। पता है, वैसे मेरे को भरोसा है, ये मत सोचना कि सर शक कर रहे हैं, भरोसा है, लेकिन मुझे भेजोगे तो मुझे खुशी होगी कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लिख भी रहे हो। ठीक है, तो मिलेंगे अगले एक बहुत धमाकेदार, बहुत बड़ा वन शॉट आएगा, वो दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। तो रेडी रहना उसके लिए, पूरी रात लगा देनी है आपने, पूरी रात बैठ के वो इशू ऑफ शेयर्स का वन शॉट करना पड़ेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज टेक केयर।